नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर, आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के। कहानी का शीर्षक है तू डाल डाल मैं पात पात। कहानी शुरू करते हैं। राजा नरेंद्र देव अपने राज्य के भ्रमण पे थे। राजधानी के साथ सटे हुए एक गांव में थे। खेतों खलिहानों से गुजर रहे थे और इस खास गांव में उनके दौरे का एक विशेष कारण था। किसी के बारे में कुछ सुन रखा था उन्होंने, बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वो खुद अपनी नजरों से देखना चाहते थे, अपने कानों से सुनना चाहते थे उस व्यक्ति विशेष के बारे में। राजा के साथ उनके पुराने अनुभवी महामंत्री विक्रम सिंह थे और विक्रम सिंह उतने समय से इस राज्य के महामंत्री थे जितनी उम्र राजा की नहीं थी। उनके पिता के समय से वो महामंत्री की गद्दी संभाले हुए थे। अब खेतों खलिहानों से गुजरते हुए वो रथ चालक को बोलते हैं, कुछ देखते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पर रोको। बहुत सारे कृषक, कामगार, मजदूर, किसान खेतों में काम कर रहे थे। 20-25 लोग रहे होंगे। सब देखते हैं राजा की सवारी आ रही है और सब अदब से खड़े हो जाते हैं और राजा का अभिवादन करते हैं। लेकिन एक नवयुवक अभी भी खेत जोतने में लगा हुआ है, सिर उठा के देखता ही नहीं। यहां तक कि तब भी नहीं जब राजा उसके सामने आके खड़े रहते हैं। अब राजा उसको बोलते हैं, हाँ नवयुवक, कौन हो तुम? अब नवयुवक देखता सामने राजा खड़ा है, हक्का बक्का हो जाता है, कुछ बोलता नहीं। राजा बोलता, क्या नाम है तुम्हारा? पीछे से पूरा हुजूम, जो 20-25 लोगों का हुजूम था, वो बोलते बीरबल। बीरबल? बहुत चतुर हो, बहुत समझदार हो, इसलिए बीरबल नाम है। नवयुवक कहता है, महाराज ऐसा नहीं है, मेरा नाम वीर बलभद्र सिंह है। अब लंबा नाम होने की वजह से ये लोग मेरा नाम छोटा करके वीर बलभद्र सिंह का नाम बीरबल कर दिया, लेकिन मेरा नाम वीर बलभद्र सिंह ही है। हमारा अभिवादन क्यों नहीं किया? न नमस्ते न कुछ। महाराज मैं कार्यरत था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, गलती माफ। अब राजा पल्ला झड़क करके गुस्से से तमतमाता हुआ, दंदनाता हुआ, पैर पटकता हुआ वहां से वापस अपने रथ की तरफ जाता है। महामंत्री विक्रम सिंह साथ साथ उनके पीछे होते हैं। वहां से लेकर अपने राजमहल तक कुछ बोलता नहीं, सिर्फ बुड़बुड़ाता रहता है। महामंत्री समझ जाते हैं कि अब इस नवयुवक की खैर नहीं। अगले दिन वही होता है जिसका डर महामंत्री को था और उस नवयुवक को राज दरबार में पेश किया जाता है। एक झूठा गवाह जो कि नगर सेठ था, उसको खड़ा किया जाता है और नगर सेठ ही कहता है कि मेरे सामने इसने मेरे 2 पुत्रों का कत्ल किया, हत्या की। और जब वो नवयुवक कहता है कि अच्छा, मना करता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने जिंदगी भर मक्खी तक नहीं मारी, तो इनके पुत्रों को क्यों मारूंगा, और मारा भी तो उनकी बॉडीज कहाँ है, उनके शव कहाँ है? तो वो कहता है कि इसी ने उनके शव भी कहीं छुपा दिए। अब इतनी बात, नवयुवक के पक्ष में कोई गवाह नहीं,
सारा खेल, सारी बिसात बिछ चुकी है। अब राजा उसको निर्णय सुनाता है, कारावास में डलवा देता है हत्या के अभियोग में। जब तक अभियोग चले तब तक तो कारावास में है ही। लेकिन जाते जाते नवयुवक अपने बूढ़े पिता के कान में कुछ कहता है। अब बूढ़ा पिता, उसकी कमजोर आंखों में थोड़ी रोशनी आती है, थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आती है। करीबन 2 हफ्ते निकल जाते हैं। नवयुवक का पिता एक चिट्ठी भेजता है अपने पुत्र को कारागार में। राजा को सूचित कर दिया जाता है। राजा कहता है, खोलो चिट्ठी, देखो क्या है। चिट्ठी पढ़ी जाती है कि बेटा, सावन आने को है, जब तक खेत जुतेंगे नहीं तब तक बीज कैसे बोऊंगा, बीज नहीं बोऊंगा तो सावन व्यर्थ चला जाएगा। अब मैं बूढ़ा आदमी खेत कैसे अकेला जोतूं? तो मैंने 4 आदमी तलाश किए, लेकिन वो तो 10 गुना पगार मांग रहे हैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कहता, जाओ ये चिट्ठी दे दो बाप को उसके। वो दे देते हैं। उसके बाप की चिट्ठी मतलब बेटे को दे देता है। बेटा कहता है कि ठहरो ठहरो ठहरो। लौटते कदमों से इस चिट्ठी का जवाब देते जाओ। वो चिट्ठी लिखता है और कहता है कि तुरंत मेरे पिताश्री को दे देना। अब वही होता है। वापस जाते हुए सैनिक राजा के सामने उपस्थित होते हैं। महाराज, ये चिट्ठी उसने अपने प्रत्युत्तर में दी है। पढ़ो उसको क्या लिखा है। उस बेटा लिखता है कि पिताजी, अभी इस साल तो खेतों को जोतने का सोचना भी मत। उसके बारे में कोशिश भी मत करना, चाहे कोई मुफ्त में भी कर रहा हो तो भी मत करना, क्योंकि वो दोनों शव खेत में ही मैंने गाड़ रखे हैं। शेष फिर अब राजा का माथा टटकता है। वो कहता, अच्छा चिट्ठी तो दे दो बाप को। और वो कहता है कि 100 मजदूर लगा दो, पूरा खेत खोद के देखो कहाँ उसने शव रखे हुए हैं। 1 इंच भूमि भी बचनी नहीं चाहिए। पूरा खेत खोद देते, ऊपर नीचे कर देते एक ही दिन में। अब कुछ तो मिलता नहीं। तो पता लगता है कि राजा को जब पता लगता है कि कुछ तो मिला नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई बरखुरदार, अब क्या करे, ये तो बहुत चालाक लड़का है। महामंत्री कहता है, महाराज मैं आपको तब से कह रहा हूं कि ये बहुत चालाक लड़का है, मैं इसको जानता हूं। कहता, सुनो तो मैंने भी रखा है, लेकिन क्या करूं, मेरे ये इतना अभिमानी लड़का है, इसको मैं दंडित करना चाहता था। तभी कारागार से एक संदेशा आता है कि वो लड़का एक चिट्ठी लिखने की इजाजत और मांग रहा है। राजा कहता है, लिखो भाई, लिखो, दिखा देना चिट्ठी क्या लिखा है। कुछ ही देर बाद वो चिट्ठी लेके आता है उसकी कि पूज्य पिताजी, अब खेत पूरी तरह से खुद चुका है, अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई हो चुकी है, इसको जोता जा चुका है, अब जो फसल उगानी होगा। अब राजा अपना माथा पीटता है। महामंत्री देख करके बहुत खुश होता है, मुस्कुराता है
और वो कहता है कि महाराज, मैं तो आपको कह ही रहा था कि रहने दो उसको, छोड़ दो, अभी भी कह रहा हूं छोड़ दो। एक चतुर व्यक्ति है, नौजवान है, कम से कम इसकी हाय मत लो, मेरी बात तो मान लो, छोड़ दो उसे। अब राजा कुछ पशुपेशे पड़ता है, लेकिन अपने महामंत्री का मान रख ही लेता है और आदेश देता है कि इसको तुरंत रिहा कर दो और कोई केस भी इसके खिलाफ नहीं, सब वापस। लेकिन महीना भर गुजर जाता है, राजा अभी भी तिलमिला रहा है। एक तो पहले उसका विमान पे चोट, दूसरा उसकी अकल को चुनौती दी उसने। अब राजा एक ऐसी योजना बनाता है कि इस बार तो इसको घेर लूंगा और शेर के ऊपर सवा शेर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बार क्या करता है राजा अगली बार, ये हम जानेंगे दूसरे और आखिरी एपिसोड में। कहानी का शीर्षक है तू डाल डाल मैं पात पात। धन्यवाद।